बाजार बोलता है। इसमें एक बार देख लेते हैं एफआईएसडीआईज का डेटा, किस तरह से एफआईएसडीआईज का डेटा आज देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि एफआईज के ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि मार्केट में होने वाला क्या है। तो 3566 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, और डीआईज 5000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके ले गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डीआईज की तरफ से तो ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन एफआईज का भी ट्रेंड बना हुआ है, वो है नेगेटिव साइड का। वो बाय नहीं कर रहे हैं, यही मार्केट को सुस्त किए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट का हाल, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट से काफी बड़ी खबरें हैं और ट्रेड डील को लेकर, जिसकी वजह से हमने देखा कि जापानीज मार्केट में आज एक जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई दिया। 3.5% करीब ऊपर है, 1300 पॉइंट से ज्यादा तेज है आज निकाई, यानी कि जापानीज मार्केट। तो जापान में अमेरिका के साथ ट्रेड डील और उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है कि आज जापान में करीब 3.5% की तेजी, हैंगसेंग में करीब 1.25% का उछाल। डाउ और शंघाई, यहाँ डाउ देखे तो कल करीब 0.5% बढ़कर बंद हुआ, शंघाई में करीब 0.25% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी भी ग्रीन मार्क में बना हुआ है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस मार्केट में। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर में बॉम्बे डाइंग करीब 10% ऊपर, केआईओसीएल करीब 6%, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण आफ्टर रिजल्ट्स करीब 5.5% ऊपर, किर्लोस्कर फैब करीब 4%, और नव भारत वेंचर करीब 4% ऊपर। तो ये नावा जो शेयर है इसमें करीब 4% का उछाल है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज टॉप लूजर्स बने हुए हैं। तो टॉप लूजर्स में आयन एक्सचेंज करीब 10% नीचे, पीटी इंजीनियरिंग करीब 9%, लोधा डेवलपर करीब 5.5%, ओरिएंट प्रो करीब 5% और साइन डीएलएम करीब 4.5%। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। रिलेटिवली ये मार्केट में ज्यादा गिरे हुए हैं, इतनी इनकी पीयर या और दूसरे शेयर नहीं गिरे हुए हैं। लेकिन मार्केट में इस समय करना क्या है, क्योंकि खबरें ट्रेड डील से जुड़ी हुई हैं काफी ज्यादा, उन पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर जापान के मार्केट से, जहां पर कि हमने देखा कि जापान के साथ अमेरिका ने एक ट्रेड डील साइन की है। डिटेल बहुत ज्यादा नहीं आई है दोनों साइड से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जापान पर 15% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उनके जो ऑटो का जो इंपोर्ट होता है उसको लेकर उन्होंने यही बात कही है कि हम इस पर हमें काफी फायदा मिलने वाला है। अब ये फायदा कितना होगा, कैसे होगा, ये अभी कोई भी डिटेल नहीं आई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डील है, और उन्होंने कहा कि ये अभी तक की शायद अमेरिका के इतिहास में या वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी। अब ये ट्रेड डील कितनी बड़ी है और क्या कुछ इसके मायने होंगे, लेकिन जापान का मार्केट आज बहुत अच्छे से झूम रहा है, तेजी दिखा रहा है। अमित सर, ये बताएं कि जापान की ये जो डील है ये कितनी इंपॉर्टेंट है सेंटीमेंट के लिए एज वेल एज अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। देखिए, सेंटिमेंट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जापान एज अ ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो वैल्यू कम हुई है, बिकॉज इनफैक्ट चाइना को ओवरटेक कर चुका है मैक्सिको। सो इनफैक्ट मैक्सिको इज नाउ अमेरिकाज बिगेस्ट रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रेड। और फिर कनाडा है, फिर चाइना है, जापान नीचे आ चुका है, क्योंकि चाइना जो है वो अब सबसे बड़ा गाड़ियों का एक्सपोर्टर है टू द वर्ल्ड, नॉट टू यूएस बट टू द वर्ल्ड। चाइना इज नाउ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। तो उसके वजह से जो है वो जापान एज अ ट्रेडिंग कंट्री जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा श्रिंक हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। मगर स्टिल आई थिंक एक बहुत बड़ी अहमियत है। जापान और यूएस की एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग रिलेशनशिप है, सेंटिमेंटली इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और ये इस बात को दर्शा रहा है कि जापान के साथ भी ट्रेड डील हो गई है, इंडोनेशिया के साथ हो गई है, फिलीपींस के साथ हो गई है, वियतनाम के साथ हो गई है। तो लोगों को अब ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि शायद बकायदा ट्रेड डील जो है वो ईयू के साथ भी हो जाएगी, कनाडा के साथ भी हो जाएगी, मेक्सिको के साथ भी हो जाएगी, इंडिया के साथ भी हो जाएगी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर। बट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन ट्रेड इसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना कि ये इम्पैक्ट होता चाइना या ईयू या मेक्सिको या कनाडा। ये चार जो हैं सबसे बड़े रिलेशनशिप हैं, और फिर जापान है। बट हाँ, इसका सेंटिमेंटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, विवेक। बिल्कुल, तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। और देखिए अमेरिका पर खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप पर जो प्रेशर था वो अब कुछ हद तक हटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है
कि जो टैरिफ है वो किसी भी कंट्री के लिए 15% से नीचे शायद होना मुश्किल है। केवल एक ब्रिटेन के साथ जो डील हुई थी वो 10% की हुई है। लेकिन दूसरी डील और बताते हैं जो अमेरिका ने कल रात क्रैक की, वो है फिलीपींस के साथ, जहां पर कि अमेरिका ने जो ट्रेड डील की है उसमें 19% टैरिफ फिलीपींस के प्रोडक्ट्स पर लगेगा और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगेगा। अमित सर, इसको इंडियन मार्केट के लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिवली देखें? दैट मीन्स कि अमेरिका इंडिया के लिए भी 20% से नीचे का टैरिफ रख देगा और हमें उनके प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ रखना होगा, यानी कि उनकी ही दादागिरी एक तरह से हमें झेलनी पड़ेगी, जैसा कि बाकी देश भी झेल रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए किस तरह से सोचा जाए? विवेक, आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव मैं कहूंगा, बिकॉज इंडिया के बारे में जो है, हम मई बिगिनिंग से हम लोग सुन रहे हैं कि भाई ट्रेड डील बिल्कुल बहुत करीब है, होने वाली है। मगर अब उस बात को जो है वो 2.5 महीना हो चुका है विवेक। और इंडिया के मुकाबले बाकी कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड डील हो गई है कई कंट्रीज के साथ। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा नेगेटिव है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हिकअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया ने, फिलीपींस ने और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने यूएस के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स जो हैं वो ना के बराबर कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इंडिया को उसमें रेजर्वेशंस होंगे। और कहीं ना कहीं चूंकि बाकी कंट्रीज रेस में आगे निकल गई हैं, तो अब जो है इंडिया को डील जल्द से जल्द करने की ज्यादा दरकार है, बजाय कि यूएस को इंडिया के साथ करने की दरकार है। बिकॉज यूएस अब ऑलरेडी कई कंट्रीज के साथ साइन अप कर चुका है, और इंडिया जो है वो उसके लिए उतना सिग्निफिकेंट पार्टनर नहीं है। इवन वियतनाम जो है वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस का। इंडिया जो है, अगर मैं गुड्स की बात करूं, तो उतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लगता है विवेक कि ये माइल्डली नेगेटिव है। जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई इंडिया को कुछ प्रेफरेंशियल टैरिफ मिल जाएगा ओवर साउथ ईस्ट एशिया एंड ओवर साउथ एशिया, जिसके वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स टू यूएस जो है उसको फिलिप मिल जाएगा, आई थिंक उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। और मगर अब ये भी तय है कि ये जुलाई में ये डील अनाउंस नहीं होनी है, अभी जो भी होना है अगस्त में होना है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इट इज नॉट अ बिग न्यूज नाउ, बट मुझे हल्का सा जो है वो नेगेटिव लग रहा है कि इंडिया के साथ डील में हिकअप्स आ रहे हैं, एंड बहुत टू एंड फ्रो चल रहा है। सो कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज अभी नहीं हो पाया है। बिल्कुल। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया, और एक और इम्पोर्टेंट डील शायद अमेरिका करने की तरफ है, वो है चाइना के साथ। चाइना के साथ उन्होंने पहले एक बार अनाउंस कर चुके हैं कि हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। लेकिन उनकी जो एक डील की बात है, सोमवार या मंगलवार, इन दो में से किसी एक दिन स्वीडन में इन दोनों के टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग होने जा रही है। टैरिफ डेडलाइन को बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है। अमित सर, चाइना और लिस्ट में आ जाएगा तो शायद अमेरिका की 70 to 80% टेंशन ईज हो जाएगी। जापान के साथ उन्होंने ट्रेड डील कर ली, ब्रिटेन के साथ कर ली, अगर वो चाइना के साथ कर लेते हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों के साथ भी कर ली। हालांकि वियतनाम के साथ एज यू हैव सेड कि उनका एक बड़ा ट्रेडिंग डेफिसिट था अमेरिका का, जो कि अब वो थोड़ा उस डेफिसिट को खत्म करेंगे। तो काफी सारे देशों के साथ हो जाएगी। चीन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लायर है, और यहाँ पर अगर डेडलाइन एक्सटेंड भी होती है चीन के लिए, तो क्या हम ये माने कि इंडिया के लिए भी ये डेडलाइन एक्सटेंड हो सकती है? क्योंकि अमेरिका में जो हमारे डेलीगेशन गया था, उनकी तरफ से तो यही आया कि अभी डील नहीं हुई है। और ये भी खबर आई कल की जो अमेरिका का एक डेलीगेशन है वो अगस्त महीने में इंडिया में आएगा। अब 1 अगस्त की डेडलाइन है। तो आप मतलब या तो अमेरिका को वो डेडलाइन इंडिया के लिए बढ़ानी होगी, या वो टैरिफ लगाना होगा। तो आप कैसे समझ रहे हैं सर इस चीज को? नहीं, मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है विवेक कि इंडिया के ऊपर यूनिलैटरल टैरिफ लगेंगे। बिकॉज इंडिया के साथ बहुत इंटेंस नेगोशिएशंस चल रही हैं पिछले 2.5 महीने से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार इस बात को मेंशन किया था कि जिन कंट्रीज के साथ हमारी बहुत राइट अर्नेस्ट में नेगोशिएशंस चल रही हैं, और जो कि पूरी सिंसियरिटी के साथ हमारे साथ ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं,
उन कंट्रीज के ऊपर वो यूनिलैटरल टैरिफ नहीं लगाएंगे, ऐसा उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने ये कई बार मेंशन किया। तो मुझे इसकी संभावना ना के बराबर लगती है कि इंडिया के ऊपर कोई यूनिलैटरल टैरिफ लगेंगे, बिकॉज इंडिया के तरफ से कोई कमी नहीं है। इंडिया ने पूरा एफर्ट किया है और इंडिया के कई डेलीगेशंस वहां पे गए हैं, एक्सटेंडेड टाइम तक जो है वहां रहे हैं, नेगोशिएशंस चली हैं। सो आई थिंक डील हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए विवेक, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं और इंडिया अभी उनके लिए थोड़ा उतना हाई प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना इज मच हायर प्रायोरिटी, EU is much higher priority, Mexico, Canada, Brazil is also high priority। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा रेस में पीछे है। यूनिलैटरल टैरिफ नहीं लगेंगे, कॉम्प्रोमाइज जो है शायद अगस्त के पहले हाफ तक हो जाएगा और इंडिया के लिए वो एक्सटेंशन दी जाएगी। एंड बट आई थिंक इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है कि इंडिया के लिए एक बहुत ही प्रेफरेंशियल डील बनती, जिसके वजह से इंडिया को टेक्सटाइल्स में, फुटवेयर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल्स में, फार्मा में इंडिया को एक बहुत सिग्निफिकेंट एक एडवांटेज मिल जाता वीजा वी ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी थोड़ी कम नजर आ रही है विवेक। बिल्कुल। तो इंडिया के लिए जो एक एनवायरनमेंट बन रहा था, इंडिया की डील थोड़ी डिले होती गई है, उसका नुकसान अब ज्यादा दिख रहा है, फायदा होता हुआ कम दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अगली खबर में सर NSDL के IPO को लेकर है कि NSDL की लिस्टिंग का जो समय है वो अब 14 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। दैट मीन्स कि IPO तो आना ही है। NSE HDFC बैंक IDBI के पास भी इसका हिस्सा है। कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की जा रही है, जबकि CDSL की वैल्यूएशन करीब 35,000 करोड़ है। सर कितने एक्साइटेड हैं आप NSDL को लेकर? विवेक, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं और उसकी रीजन ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 इयर्स CDSL ने NSDL को बहुत पीछे कर दिया है। आज से तकरीबन 10 साल पहले या अगर मैं और भी पीछे जाऊं तो NSDL के पास एक लीड थी, सिग्निफिकेंट लीड थी CDSL के मुकाबले। मगर आई थिंक डिस्काउंट ब्रोकिंग के आने के बाद NSDL की पहले तो लीड खत्म हुई और उसके बाद CDSL अब एक बिल्कुल कोई अनडाउटेडली अनइक्विवोकली CDSL इज नाउ द लीडर, क्योंकि CDSL जो है वो इट वाज मोर इकोनॉमिकल, CDSL वाज मोर रिस्पॉन्सिव, दे वर मोर प्रोएक्टिव, जिसके वजह से जो बहुत बड़े बड़े जो डिस्काउंट ब्रोकिंग एप्स हैं और जो बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने CDSL को पैट्रोनाइज किया रादर देन NSDL। तो आई थिंक वो जो इनिशियल जो लीड थी NSDL के पास, बिकॉज पहले NSDL आया था फिर CDSL आया था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्क्वांडर हो गई। एंड टुडे NSDL इज अ मच स्मॉलर प्लेयर दैन CDSL। सो ये देखते हुए विवेक मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। मगर ऑफ कोर्स वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं बात हो रही है। यू आर टॉकिंग बेसिकली अबाउट 2.3 $2.4 बिलियन की वैल्यूएशन है। एंड कंसिडरिंग कि इट्स अ डियोपली, तो NSDL जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती है तो ऑब्वियसली NSDL को भी उसका शेयर मिलता है, हालांकि वो शेयर CDSL के मुकाबले थोड़ा कम है। सो it's a good IPO, but I'm not very excited because I think NSDL जो है वो they have lost a significant advantage to CDSL over the last 10 to 12 years। ठीक है। कुछ एक रिजल्ट्स की बात करते हैं। सर रिजल्ट्स में IRFC के रिजल्ट्स देखने के लिए मिले कल। रेलवे की एक कंपनी, बहुत सुस्त काउंटर, आज रिएक्शन आ चुका है। 3 से 4% काउंटर ऊपर आया। रिजल्ट्स में एक बार पढ़ देता हूँ। रेवेन्यूज में करीब 2.25% की तेजी देखने के लिए मिली। वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 11% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। तो नेट प्रॉफिट में जो जंप है IRFC के, उसका इम्पैक्ट है Q on Q, YOY दोनों में रिजल्ट्स में जो ग्रोथ दिखी है उसका इम्पैक्ट काउंटर पर दिखाई दिया। सर अमित सर कैसे देख रहे हैं रेलवे काउंटर्स को, IRFC जैसे काउंटर्स को? क्योंकि हमने देखा कि रेलवे काउंटर सितंबर से सुस्त हो गए थे। सितंबर तक बहुत अच्छा चले थे रेलवे डिफेंस, उसके बाद डिफेंस ने तो फिर भी 2-3 बार निवेशकों को मौके दिए ऊपर आने के और एग्जिट कराने के, लेकिन रेलवे काउंटर्स ने अभी तक कोई एग्जिट नहीं दिया। क्या लगता है सर आपको?
विवेक, आई थिंक इशू जो है वो ओवर वैल्यूएशन का है अमंग रेलवे स्टॉक्स। सो नॉट नेसेसरली कि सारे ही रेलवे स्टॉक्स ओवर प्राइस्ड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आईआरएफसी की, तो कोई ओवर प्राइस्ड उतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं आईआरसीटीसी की, तो भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। मगर जो रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, रेलवे में दो तीन अलग अलग सब कैटेगरीज हैं विवेक। आईआरएफसी हैं जो कि एक रेलवे फिनेंस में है, जो कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेलवे डील्स को फिनेंस करते हैं। एक है जो कि रेलवे को जो है वो उनके ऑपरेशनल जो है उनकी नीड्स को जो है वो केटर करते हैं, जैसे आईआरसीटीसी है। और तीसरे हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। सो आई थिंक जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर साइड है, वहां पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गई थी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, जिसका खमियाजा बहुत सारे स्टॉक्स भुगत रहे हैं। ऐसे कई स्टॉक्स हैं। अगर मैं टीटागढ़ वैगन्स की बात करूं फॉर एग्जांपल, उसका पिछले साल जो हाई लगा था वो 1900 का हाई लगा था, और अभी वो वहां से अबाउट 50% है विवेक। सो आई थिंक कहानी अब थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक हो चली है विवेक। जहां पे बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग थी, प्राइस अर्निंग रेशियोज और वैल्यूएशन बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिव थी, वहां पे जो है वो एक वैल्यूएशन नीचे आई है, और थोड़ा सा जो है वो स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। बट एट द सेम टाइम जो रेलवे की ऑपरेशनल नीड्स पूरी करते हैं या रेलवे की फाइनेंसिंग नीड्स पूरी करते हैं, वहां पे एज सच ओवर वैल्यूएशन नहीं है। सो आई थिंक one will have to be very very selective. I personally think कि IRFC is not a bad counter, और steady जो है वो अर्निंग आई थिंक ग्रोथ होती रहेगी। जो इस साल का जो गवर्नमेंट का जो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट है कैपेक्स का, वो 11.2 लाख करोड़ है, जिसका ऑलमोस्ट स्लाइटली लेस देन 25% रेलवे के लिए है। सो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट पंप इन कर रही है वहां पे पैसा। इट्स जस्ट दैट कि वील हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि कहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है और कहाँ पे नहीं है। सर, डालमिया भारत यहाँ पर भी रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यूज ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन प्रॉफिट में 179% का जंप आता हुआ दिखाई दिया है। बीटा में करीब 32% का जंप, मार्जिन्स में करीब 600 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि डालमिया भारत ने उतना आज मूव नहीं दिखाया जिस तरह के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी इस काउंटर के साथ। सर, डालमिया भारत पर तो खैर रिएक्शन आ चुका है, आज करीब 3% ये काउंटर नीचे है। लेकिन ओवरऑल अभी सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट शुरू हुए। अल्ट्राटेक के बाद डालमिया भारत और नोवोको विस्टा, एक मिड कैप कंपनी थी जिसने की रिजल्ट दिए थे। नोवोको विस्टा के जबरदस्त रिजल्ट आए थे, उस काउंटर ने 360 रुपए से 410 रुपए तक का सफर तय किया। अल्ट्राटेक भी ठीक ठाक थे, लेकिन डालमिया भारत के रिजल्ट ठीक है, रिएक्शन थोड़ा स्लो है। कैसे देख रहे हैं सर सीमेंट पैक को ओवरऑल और डालमिया भारत जैसे काउंटर्स को? आई थिंक विवेक, अगेन सीमेंट की जो स्टोरी है, ओवरऑल जो है वो स्टोरी, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं या मैं बॉटम लाइन की बात करूं, मार्जिन्स की बात करूं, तो स्टोरी जो है वो अच्छी है विवेक। इट्स जस्ट दैट कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक्स में और रीजनेबली प्राइस स्टॉक्स में। फॉर एग्जांपल, सीमेंट के कुछ काउंटर्स हैं जहां पे पी रेशो इवन मोर देन 50 है। अल्ट्राटेक फॉर एग्जांपल मोर देन 50 का पी रेशियो है। इस तरीके के कई काउंटर्स हैं जहां पे पी रेशियोज बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जस्टिफाई करने मुश्किल होते हैं। मगर अगर मैं एसीसी की बात करूं, तो एसीसी का पी रेशियो जो है वो लेस देन 20 है। हालांकि आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली कि एसीसी इज अ गुड बाय, बिकॉज एसीसी हैज ऑल्सो बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर पिछले एक साल में। तो मैं ओवरऑल सीमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अलावा किसी भी वर्ल्ड की मार्केट में सीमेंट को उतने वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं जितने कि इंडिया में मिलते हैं। अगर मैं होलसेम, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो पी रेशो जो है वो कहीं ना कहीं बिलो 20 है, जबकि इंडिया में मोस्ट ऑफ दी सीमेंट काउंटर्स के पी रेशियोज जो हैं वो नॉर्थ ऑफ 30 हैं।
सो मेरा कंसर्न जो है वो ओवर वैल्यूएशन का है। मेरा कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो थोड़ी प्लेटो होने के चांसेस हैं फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, मे बी नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ सीमेंट काउंटर में, बट आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक अगर चलेंगे तो वी मे गेट सम अपॉर्चुनिटीज, बट नॉट ऑन द ओवरऑल इंडस्ट्री एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है। अगला काउंटर सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी एक तरह से बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है इसमें, मतलब कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं है। अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ये दो कंपनियां हैं जो कि लीडर्स ऑफ द पैक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सेकंड नंबर पर आती है। तो इसके रिजल्ट्स आए कल। रेवेन्यू में 21% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 32% का जंप, एबिटा में 32% का जंप देखने के लिए मिला, मार्जिन 47.5% आए हैं एज कम्पेयर टू 43.6% के। आज काउंटर पर रिएक्शन भी है, करीब 3% ऊपर है ये काउंटर। सर इस कंपनी की जो एक ना चलने की पहले वजह थी कि इसका जो मेजर फोकस रहता था वो जेएसडब्ल्यू से ही बिजनेस लेना रहता था। अब धीरे धीरे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है और अब 50% के करीब इनका रेवेन्यू नॉन जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आता है। बाकी इनका जेएसडब्ल्यू ग्रुप पर अभी भी 50% डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट है। और कंपनी के जो मार्जिन हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि 50% के आसपास किसी भी कंपनी का एबिटा मार्जिन सस्टेन करना लंबे समय तक बड़ी बात होती है। पोर्ट कंपनियों में हमने देखा अदानी पोर्ट के भी मार्जिन काफी स्ट्रांग रहते हैं और इसके भी कंपनी के भी एबिटा मार्जिन काफी स्ट्रांग रहते हैं। सर लॉन्ग टर्म स्टोरी कैसी लगती है आपको पोर्ट सेक्टर की, अदानी पोर्ट वर्सेस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अगर हम बात करें तो? आई थिंक देखिए, लॉन्ग टर्म पोर्ट स्टोरी अच्छी ओवरऑल जो है वो अच्छी लगती है विवेक। एंड द रीजन इज नॉट फार टू सीक, और वो ये है कि इंडिया में जो है वो over a period of last few decades, except for a few private players like Adani Port, JSW, I think ये जो पोर्ट वाला जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा जो है वो लैग किया है कंपेयर टू रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, इवन एयरपोर्ट्स। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है वो कैचिंग अप चल रहा है। कहीं ना कहीं जो है इंडिया में अभी काफी एक्शन होने वाला है पोर्ट साइड पे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो ओवरऑल स्टोरी जो है वो अच्छी है, बट अगेन वन विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट द वैल्यूएशंस, बिकॉज ग्रोथ होनी है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है, मगर वर्ल्ड में कहीं पे भी पोर्ट की जो कंपनीज हैं दे डू नॉट गेट पी रेशियोज ऑफ मोर देन 20। तो यहाँ पे जो है वन विल हैव टू बी केयरफुल कि हम ग्रोथ के लिए क्या आप मल्टीपल देने के लिए तैयार है। सो आई थिंक वहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। वी वुड रादर बाय ऑन फॉल्स वेयर द वैल्यूएशन बिकम्स मोर कंपेलिंग रादर देन चेस द मार्केट। बट आई थिंक ओवरऑल स्टोरी जो है वो अगले 2 3 4 साल के लिए स्टोरी अच्छी है। एंड आई थिंक टॉप line growth is going to be intact, and I think bottom line and margins are also going to be pretty protected, and वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। सर अगर आपको इनमें से कोई चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे दोनों में से? आई थिंक आउट ऑफ द टू मैं जो है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा चुनूंगा मैं, विवेक। आई थिंक थोड़ा कंपेयर टू द टू लेस हाई प्रोफाइल है, बट आई थिंक बड़े अच्छे प्लान्स हैं। एंड जेएसडब्ल्यू भी जो है वो बड़ा दे ऑलवेज थिंक अहेड ऑफ द टाइम, एंड दे ऑलवेज डू वर्ल्ड स्केल, and they always look at next 10 20 30 years. So I think long term approach vision उनका भी बहुत अच्छा है, बट दे आर अ लिटिल अंडरस्टेटेड, थोड़े अंडरडॉग्स हैं कंपेयर टू अडानी पोर्ट। एंड अडानी पोर्ट ओवर द लास्ट 2.5 years स्टॉक ने काफी अच्छा किया है। जो हिंडनबर्ग क्राइसिस के बाद इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग अडानी ग्रुप स्टॉक्स। तो इसलिए जो है वो आई फील कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा प्रॉब्ली मे बी अ बेटर बेट, बट ऑफ कोर्स वन विल हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या वैल्यूएशंस देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अगला काउंटर सर पेटीएम काफी सुर्खियों में रहता है, इसलिए क्योंकि जब से लिस्ट हुआ तब से बहुत खराब प्रदर्शन था। फिर जब 400 500 की रेंज में आया वहां से रिकवरी भी काफी शार्प दिखाई इस काउंटर ने।
अब थोड़े से रिजल्ट्स भी सुधरने लगे हैं। रेवेन्यूज में करीब फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन नेट प्रॉफिट में आ गई कंपनी और 122 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज कराया लॉस के मुकाबले, 540 करोड़ के लॉस के मुकाबले। हालांकि जो प्रॉफिट आया उसमें अदर इनकम का भी एक मेजर रोल है, लेकिन आज इस पर ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स आए हैं, जिसकी वजह से काउंटर अच्छा मूव दिखा रहा है। सर कैसे देख रहे हैं, पेटीएम जैसी कंपनी पर बेट लगाएंगे, या आप बोलेंगे कि इतने पैसे और इतने अमाउंट का शेयर, करीब 1,000 रुपए की रेंज का शेयर, इतने वैल्यू पर मैं दूसरी कंपनी ढूंढूंगा, पेटीएम पर जाएंगे या इसी कंपनी पर जाएंगे? विवेक देखिए, ये वाले रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और कहीं ना कहीं अब उनका फोकस जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे आ रहा है। सो आई थिंक दैट पार्ट इज वेरी गुड। बट अभी भी अगर आप देखें तो जो टोटल प्रॉफिट है और जो टोटल एम कैप है, तो यानी कि जो पी रेशियो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आप इस बात को देखें कि जो रेवेन्यू ग्रोथ जो आने वाले समय में जो उनकी होनी है वो धीरे धीरे करके उनकी कम ही होनी है। आई थिंक उनका जो हाईएस्ट ग्रोथ पीरियड था वो प्रॉब्ली इट इज इन द पास्ट। तो प्रॉफिट्स ज़रूर जो हैं वो आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं, मगर वैल्यूएशन बहुत रिच है और उनको जियो से और कुछ प्लेयर्स से बहुत स्टिफ जो है कंपटीशन आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशन जस्टिफाई करनी मुश्किल होगी। अगर यही रेवेन्यू ग्रोथ भी मान लीजिए 30% हो रहा होता और उसके साथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी आई होती तो वो एक अलग स्टोरी थी। बट माइनस थी रेवेन्यू ग्रोथ, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आई है तो कहीं ना कहीं जो है आप उसको बियॉन्ड अ पॉइंट स्केल अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मार्जिन्स को कितना बढ़ा देंगे यहाँ से कि आप वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए विदाउट सुपरलेटिव ग्रोथ एंड विद कंपटीशन हीटिंग अप, स्पेशली अगले 2-3 साल के लिए। सो ये सारी चीजों को देखते हुए आई वुड बी कॉशियस ऑन पेटीएम, विवेक। ठीक है, पेटीएम पर सर कॉशियस रहेंगे। सर अमित सर, अभी कौन से सेक्टर हैं जहां पर कि आप बुलिश हैं? देखिए विवेक, मैं ओवरऑल मुझे काफ़ी कंसर्न्स हैं मार्केट को लेके, मार्केट की ओवरऑल वैल्यूएशन को लेके और आने वाले टाइम में जो हमें रिसेशन दिख रहा है आने वाले 12 से लेके 15 महीनों में। आई एम स्टिल बुलिश ऑन सम ऑफ दो सेक्टर्स जहाँ पे हम पहले भी बुलिश थे, लाइक ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग, गैस मार्केटिंग। हम उस स्पेस में अभी भी पॉजिटिव हैं, बट वी आर नॉट नेसेसरली बाइंग देम एट करंट लेवल्स, विवेक। तो हमें वो सेक्टर्स कई पसंद हैं, मगर हम इन वैल्यूएशंस पे इवन वहाँ पे भी अभी एंट्री नहीं कर रहे हैं। सो हमें लगता है कि आने वाले 3-4 महीनों में शायद एक मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है, डबल डिजिट करेक्शन। तो हम वहां पर जो है अपने चुनिंदा सेक्टर्स को खरीदेंगे। एज ऑफ नाउ हम अपनी इक्विटी की वेटेज बहुत कम लेके चल रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक आर मनी इन फिक्स्ड इनकम, जहां हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। तो we are bullish on a few sectors, but we are not buying them at the current levels. We'll buy them only when there is a reasonably healthy correction in the market. ठीक है, तो यहाँ पर सर को लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा रन देखने के लिए मिलेगा। बाकी मार्केट को लेकर अभी सर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ हमारे हरफन मौला खिलाड़ी रचित जी जुड़ चुके हैं। रचित जी, क्या हाल? सर आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आज ऐसा लग रहा है आप कहीं बाहर बैठ के शूट कर रहे हैं, मतलब क्या बारिश इतनी ज्यादा आप एंजॉय करना चाह रहे हैं कि स्टूडियो के बाहर ही आके आप बैठे हैं? बिल्कुल सर। आज देखिए, है क्या कि महाशिवरात्रि की वजह से हमारे जो दिल्ली एनसीआर हैं उनके रूट्स बहुत ज्यादा स्टक्ड हैं, और ऊपर से बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा चीजें और ज्यादा टफ हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसीलिए थोड़ा आउटसाइड स्टूडियो में हूँ, और अपने नोएडा वाले स्टूडियो में मैं नहीं हूँ। तो दूसरी जगह पर मैं हूँ स्टूडियो में नियर बाय। तो सर, रचित भाई ये बताएं, ये जो आपने एग्जाम एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आ गया, पास पास हो गए, वकील बन गए? नहीं सर, फॉर्चुनेटली राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1-1.5 महीना लगता है,
और ये ना इतना फॉर्चुनेट इसलिए लग रहा है कि जब NISM के पेपर देते हैं या NCFM के पेपर देते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन होते हैं, रिजल्ट हाथ के हाथ आ जाता है, तो वो 2 घंटा 3 घंटा के एग्जाम के जद्दोजहद के बाद भी अगर रिजल्ट मन मुताबिक नहीं आता है तो आदमी ऐसे मुंह सुझा के बेचारा घर आ पाता है कि नहीं जी इस बार भी कांड हो गया। बट इसमें हमारे पास कम से कम ये सिचुएशन है कि 1-1.5 महीना हम रिलैक्स कर सकते हैं, बोल के अभी परेशान मत करो, अभी देखो मैं कितनी पढ़ाई करके चुका हूँ, रिजल्ट तक मैं ये कह सकता हूँ। और फिर रिजल्ट वाले दिन तो सर वही बचपन वाली यादें आ जाती है कि जब पता लग जाता है ना रिजल्ट आ गया है, तो टेंशन हो जाती है कि भगवान इस बार बचा लेना, अगली बार कुछ ठीक कर लूंगा। वही वाली सिचुएशन में बैठा हूँ, रोज ऑफिस में आके चुपचाप एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या रिजल्ट आया तो नहीं, अगर आया है तो पहले ही देख लूं, इससे पहले कि घर में कोई और चेक करके बताए कि क्या सिचुएशन है। तो अभी बस आई एम जस्ट सिटिंग ऑन अ टिकट टाइम बॉम्ब।